साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी साइंस पढ़ना और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। तो चूंकि जो नई वाली बुक आई है एनसीईआरटी का, उसका नाम रखा गया है जिज्ञासा। और उस पुस्तक में खूबी ये है, उसकी विशेषता ये है कि पूरी पुस्तक जो है कहानी के माध्यम से बच्चों को सुनाने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं या हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरे पुस्तक पढ़ के और उसमें से क्रक्स निकालने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि उस पुस्तक से जिस चैप्टर का जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको बता दूं। तो मैंने इस चैप्टर का जो समरी निकाला है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आप कभी भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए, आपका समय ना बर्बाद हो, अतः हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। तो अध्याय जब शुरू होता है तो उसमें बताया जाता है कि एक टीचर है और जो माली हैं, जो गार्डन का देख रेख करते हैं, उनके साथ बच्चे घूमने के लिए कहीं नेचर वॉक जाते हैं और नेचर सफारी पे जाते हैं और तरह तरह के आवाज़ सुनते हैं, जानवरों को देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं और उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है जानने की। तो इसी चीज़ की जहाँ मतलब इस चैप्टर शुरू हो रही है, तो इंट्रो में यही शुरू होता है और मैंने इसको ले लिया है। एक वर्ड वहाँ पे आया था जिसे हमें जान लेना चाहिए, वो शब्द है कलरव। उसमें कलरव शब्द का प्रयोग किया गया है कि प्रत्येक जो पक्षी होता है उसका अपना अलग अलग कलरव होता है। ये उसके विविधता को बताने के लिए बताया जाता है कि कौवा कैसे बोलता है, मोर, मतलब नाना प्रकार के जो पक्षी हैं वे कैसे बोलते हैं। तो जो आप याद रखिएगा, वहाँ कलरव शब्द प्रयोग किया गया है। तो हो सकता है कि पूछ दे कि कलरव क्या है और हमें पता ही ना हो, पूरा किताब पढ़ लें और कलरव का मतलब नहीं जानते हैं। तो इसको मतलब थोड़ा ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हमारे आसपास के जो पौधे हैं, जानवर हैं, उसमें हम किस किस प्रकार से विविधता देख सकते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं कि उनमें विविधता क्या क्या हो सकती है। तो उसको जानने के लिए बच्चों को कुछ पैमाने बताए जा रहे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि पौधों की अगर विविधता देखना है तो आप लोगों को क्या क्या चेक करना है। तो टीचर द्वारा बताया जाता है कि जाइए उनके तना देखिए कि कोमल हैं कि कठोर हैं, उनके पत्तियाँ देखिए कि उनका आकार कैसा है, उनका फूल देखिए और उसका आकार देखिए, रंग देखिए। जानवरों में विविधता की बात होती है कि उनका विविधता कैसे चेक करेंगे, तो उनके रहने के स्थान, उनके भोजन के प्रकार और उनके गति की शैली के आधार पे जानवरों का वर्गीकरण की बात की गई है। ठीक है, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि घास, तुलसी, नीम, गुलाब, ये सब मतलब एग्जाम्पल दिया गया है उसमें कि इनमें विविधता क्या क्या है, उसको देख के नोट डाउन करिए, बच्चों को दिया गया है। ठीक है, वही जानवरों की बात करता है कि रहने निवास के स्थान के आधार पे कि देखिएगा कौवा कहाँ रहता है, मछली कहाँ रखती है, चींटी कहाँ रहती है। तो ये आधार बताए गए हैं कि इस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए और ऐसे प्रश्न नहीं बनने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि घास, तुलसी, गुड़हल, सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब मैंने भी लगा दिया है ताकि आप मतलब चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझ पाएँ। तो अभी तक तो कोई ऐसा चीज़ हमें नहीं मिला कि मतलब जिन्हें हमें याद रखना चाहिए या नोट डाउन करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर होगा तो आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर लें या 1-2 बार देख लीजिएगा, चाहे ध्यान में भी रहेगा तो हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जैव विविधता का क्या महत्व है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है सोचने के लिए और समझने के लिए कि पहले तो जैव विविधता है क्या, बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जानवरों और पौधों जो भी हैं उन सभी की विविधता जो है जैव विविधता कहलाती है। ये उस स्टैंडर्ड के अनुसार डिफिनीशन है और इस पुस्तक के अनुसार डिफिनीशन है। तो इसलिए अपना कोई इसमें मतलब नहीं चलाना है, मैं उतना ही बता रहा हूँ जो उस पुस्तक में है। ठीक है, हर जीव की अपनी अपनी कुछ ना कुछ भूमिका होती है। कुछ पेड़ से हमें भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है। ठीक है, जानवर भी बहुत सारे हैं जो जंगलों में, हम लोग पेड़ लगाने तो जाते नहीं हैं, बहुत सारे मतलब जानवर हैं जो मतलब बीज को मतलब फैलाने में काफ़ी मदद करते हैं। जिससे देखिएगा तो जंगल निर्भर मतलब जंगल का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से आप देखिएगा कि जंगल में जो जीव रहते हैं और जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, ये सभी एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो।
हाँ, उसमें पौधों का वर्गीकरण किया है। 3 वर्गों, मतलब विशेष रूप से 3 वर्गों में बाँटा है उसने किताब में। एक तो वृक्ष के रूप में बाँटा है, और एक झाड़ियों के रूप में बाँटा है, और एक जो है शाक के रूप में बाँटा हुआ है। ठीक है? तो इसे देख सकते हैं, वृक्ष क्या है, तो जो ऊँचे होते हैं, मोटे तने लकड़ी वाले जो कठोर तने होते हैं, उन्हें हम लोग वृक्ष बोलते हैं। एग्जाम्पल की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आमतौर पे सभी लोग कहीं न कहीं देख रहते हैं। झाड़ी क्या है, तो झाड़ी छोटे होते हैं, परंतु लकड़ी जैसे तने होते हैं, यानी थोड़ा कठोर होते हैं, छोटे-छोटे। जितने भी आप गुलाब-वुलाब देखिएगा, या बहुत सारी झाड़ी तो आस-पड़ोस में हमारे उगते ही रहते हैं, तो इसको भी उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। शाक जहाँ तक है, ये कोमल होते हैं, हरे तने होते हैं, और एक कठोरता इनमें नहीं होती है। जैसे टमाटर-वमाटर देख लीजिएगा, तुलसी हो गया, जितने भी कद्दू, लौकी ये सब होते हैं, जो मतलब समझिए किसी सहारे वे ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें हम लोग शाक बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला अपना। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग देखते चलिएगा जो है इसमें। आगे क्या है कि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि झकड़ा जड़ क्या है, मूसला जड़ क्या है, पत्तियों का सिरा विन्यास क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे एक बार, तो आसानी होगी। देखिए, जो पत्तियों का सिरा विन्यास होता है, यानी आप जब पत्ता देखते हैं, तो आपको कुछ पत्ता ऐसे दिखेगा आपको, जिसमें समानांतर जो है लाइनें होंगी। कुछ पत्ता देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसे, उसमें 2-3 जो है सिरा विन्यास के क्रम में आप देखिएगा तो ऐसे फैला हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार के जो पत्ते होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास वाले, और ऐसे जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं जालिका रूपी। तो ये थोड़ा-सा आप फोकस करिएगा इन चीज़ों पर। थोड़ा रिलेट करना पड़ता है आगे बढ़ के, कि जिनका क्वेश्चन पूछता है कि जिनका जालिका रूपी है, तो वे द्विबीजपत्री होंगे कि एक बीजपत्री होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा। तो जालिका रूपी जो पत्तियाँ होती हैं, वे कहाँ देखने को मिलती हैं हमें, तो गुलाब में आप देख सकते हैं, गेंदा के पौधा में देख सकते हैं। वहीं समानांतर की बात करें तो हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो उसे केला के पौधा में देख सकते हैं, घास में देख सकते हैं। वैसे ही जड़ों के प्रकार होता है, एक मूसला जड़ होता है, और एक होता है रेशेदार या झकड़ा जड़, भी उसको हम लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं। मूसला जड़ का मतलब क्या, कि थोड़ा बहुत इधर उधर जड़ रहेगा और काफ़ी गहराई में एक जड़ गया रहेगा। और वहीं झकड़ा जड़ क्या, जैसे बांस वांस वगैरह अगर आप देखे होंगे तो उसमें दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिन होता है उसका जड़, उसमें कोई एक विशेष रूट नहीं होता है, जिसके कारण उसको झकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है? हाँ, एक चीज़ें अब यहाँ पे ये जो संबंध है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे लॉजिक पूरा बनता है। ठीक है? यहीं पे जो लॉजिक बनता है, और यहीं पे आप फंस जाइएगा। वो बोल देगा कि मिलान करने के लिए, कि बताइए कि अगर एक पौधा है या गुलाब है, तो गुलाब का यदि पत्ता दे देगा एक जालिका रूपी है, या ऐसे दे देगा कोई पौधा जालिका रूपी है, तो उसका जड़ क्या हो सकता है, या स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ से। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि देखिए, जिसका पत्ता, थोड़ा सा लॉजिक समझिए, जिसका पत्ता यानी धरती के ऊपर, यानी जो व्यक्ति दिखने में ज़्यादा जटिल होता है ना, उतना जटिल नहीं होता है, ऐसे समझना है। जिसका पत्ता अगर मान लीजिए कि जालिका रूपी क्या मतलब जाल की तरह, जिसका पत्ता जाल हो गया ना, उसका अब जड़ जाल नहीं होगा, उसका बस एक ही जड़ होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग मूसला। ठीक है? और जिसका पत्ता मतलब सिंपल होगा ना, समानांतर, उसका जो जड़ होगा वो रेशेदार होगा, वो जो है झकड़ा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ रिवर्स है, उल्टा है, ध्यान देने की बात है। अगर पत्ता जाल वाला हो गया तो जड़ नहीं होगा, जड़ सिंपल हो जाएगा। और मान लीजिए पत्ता सिंपल हो गया तो जो जड़ है वो झकड़ा हो जाएगा या रेशेदार हो जाएगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जिसका जाल हो जाएगा अगर पत्ता, तो बाकी जो हो जाएगा जड़ भाई, वो सिंपल हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिंपल पत्ता है तो उसका जड़ सिंपल नहीं रहेगा, वो जो है रेशेदार हो जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये जो है गुड़हल का पत्ती है, और ये जालिका रूपी है। ये जो है केला का पत्ता है, इसमें देखिएगा समानांतर सिरा विन्यास है। ये घास जो होता है उसका पत्ता है, इसमें भी समानांतर सिरा विन्यास है। ठीक है? लॉजिक भी आप याद रखेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं यहाँ पे भी संबंध दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है? और वही सारी बातें जो मैं आपको समझाया हूँ इसमें
वही समझना है। इसके अलावा आप देखिएगा तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। वो जो याद रखना है, अब यहाँ से थोड़ा एक चीज़ और नया जुड़ जाएगा। देखिए, हमने पढ़ा था क्या कि जो जालिका रूपी मतलब पत्ता का सिरा विन्यास होगा, यानी जिसका पत्ता जाल वाला होगा, उसका जड़ कैसा होता था? उसका जड़ सिंपल होता था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो है इम्पोर्टेंट बात है, वो और जुड़ जाता है कि वैसे जो पौधे होते हैं उनका बीज जो होता है, मान लीजिए कि एक कोई बीज है और यहाँ से जब अंकुरित होगा ना, तो वो 2 सेट में निकलेगा, उसको द्विबीजपत्री कहेंगे। और कोई भी बीज है वहाँ से एक ही अंकुरन बाहर निकलता है, उसे एक बीजपत्री कहेंगे। तो जो जाल वाला पत्ता होगा उसका जड़ जो है सिंपल होगा, एक ही होगा। लेकिन वैसे पौधे होंगे कैसे? तो वैसे पौधे होंगे द्विबीजपत्री, यानी उनके जो पौधे होंगे वे इस प्रकार के अंकुरन करते होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन, आप एक ही लाइन याद रखिएगा ना, एक ही कॉम्बिनेशन कि द्विबीजपत्री होना चाहिए। उसके पत्ते कैसे होंगे? जाल वाला होंगे। और जब पत्ता जाल वाला हो गया तो स्वाभाविक बात है कि मैंने इतना बार रिपीट कर दिया अब तक कि आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि अगर पत्ता जाल वाला हो गया तो जड़ जो है सिंपल हो जाएगा, ठीक है, मुसला। अगर एक याद हो गया तो दूसरा नहीं भी याद रहेगा, तो इससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन आप याद रखिए, एक लाइन याद रखने में आपको जो है समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अतः एक ही लाइन आप याद रखें इसको, और इससे आपका प्रश्न अगर आता है ऐसे तो कोई भी स्टेटमेंट बना ले, आप सही कर ले जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे दिखाने की बात की गई है कि कैसे द्विबीजपत्री हैं और कैसे जो है एक बीजपत्री होता है। तो याद रखिएगा कि जो अपना मक्का होता है ना, वो मक्का एक बीजपत्री है, ठीक है। और चन्ना जो होता है, चन्ना ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि चन्ना द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है, स्टेटमेंट अगर आ जाए तो वहाँ पे नहीं फंसेंगे। अगर याद रहे कि चन्ना द्विबीजपत्री है तो इससे आप उसका पूरा निकाल सकते हैं कि जो पत्ता है वो जालिका होगा, जो जड़ है वो जो है मुसला होगा। तो ये आप थोड़ा सा फोकस रखिए। देखिए, हमें सारे पौधों को तो नहीं याद रखना है, लेकिन कम से कम जो किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी, वैसे पौधों को जरूर ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसलिए मैंने मतलब जो पिक्चर है उसको भी शामिल कर लिया है ताकि इस पर भी हमारी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए और आप उसको याद रखें, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें जिक्र किया गया है चैप्टर में कि चैप्टर में ये डिस्कशन करने की कोशिश की गई है कि जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुसार जीव जो है ढलते रहते हैं। और देखिएगा कि जहाँ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले, वहाँ के लोगों का जो नाक होता है वो काफ़ी चौड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको अधिक ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है विद रिस्पेक्ट टू जो लोग फील्ड एरिया में, मैदानी एरिया में रहते हैं। तो जो जहाँ रहता है उसके पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करता है। इसी बात को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जो शब्द है, एकोमोडेट, इसका मतलब होता है कि हम जैसे परिवेश में जाते हैं वैसे बदलने का प्रयत्न करते हैं। इसी बात को बोलता है कि आप देखिए कि मरुस्थलीय जगहों पे किस प्रकार के जानवर देखने को हमें मिलते हैं अक्सर। तो ऊँट देखने को मिलता है, नागफनी देखने को मिलता है, क्योंकि ये मतलब दोनों ये क्यों मिलते हैं? नागफनी देखिएगा तो इसको जल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। वैसे ही जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे देवदार टाइप का जो है पेड़ पाया जाता है। और देखिएगा वहाँ पे देवदार का जो टहनी होता है वे काफ़ी झुकी होती है, जैसे क्रिस्मस ट्री देखे होंगे ना, वैसे होती है। तो उस पर क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरता है तो वो रुकता ही नहीं है, सीधे नीचे आके गिर जाता है। वही सही अगर मान लीजिए कि अगर जलचर देखेंगे तो मछली का जो शरीर होता है, आप देखेंगे कि यदि मछली ऐसी हो तो उसके मतलब शरीर पे देखिएगा कि इस तरह का सिरा बना हुआ है कि वो जब जल में प्रवाह करती है तो समझ जाइए कि उसके शरीर जो है मतलब उस गति का समर्थन करते हैं, न कि अवरोध करते हैं। तो उनका शरीर भी उसी प्रकार का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब बताने का प्रयत्न किया गया है पुस्तक में।
एक है कि साइलेंट वैली, उसमें दिया हुआ है साइलेंट वैली जो आंदोलन हुआ था, तो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि साइलेंट वैली है क्या। आ सकता है कि साइलेंट वैली के बारे में कि ये है कहाँ की, हो सकता है कि साइलेंट पूछ दे कि साइलेंट वैली बताइए कहाँ है, और ऑप्शन दे दे हमारा, और उसमें मान लीजिए कि केरल दे दे, उसमें मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश दे दे, उसमें मान लीजिए कर्नाटक दे दे, मान लीजिए उसमें महाराष्ट्र दे दे, और हमें पता नहीं होगा तो हम तो रटेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा इससे। तो कम से कम ये आप याद रखिए कि जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य के पालक्काड जिले में पड़ता है। और ये किस लिए मतलब चर्चा में है और किस लिए इस पुस्तक में है, तो यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था जंगल बचाने के लिए। वहाँ एक बांध बनाई जा रही थी, उस बांध का विरोध करने के लिए जनता द्वारा आवाज़ उठाई गई, और वे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है जानवरों का मतलब वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना था, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जाने थे, जिसका विरोध वहाँ के लोगों ने किया, और अंततः जो है ये आंदोलन सफल होता है और प्रोजेक्ट को वापस लेना पड़ा। ये जो है देखिएगा तो मानव द्वारा पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसीलिए इस पुस्तक में दिया गया है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब वही चीज़ें यहाँ पे भी है, कुछ अनुकूलन क्या है वही चीज़ें बात की गई। हाँ, एक मतलब यहाँ पे देखिएगा तो वनस्पति शास्त्री हैं, उनका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, जानकी अम्माल। ठीक है, तो ये साइलेंट वैली जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका भूमिका काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत था, दस्तावेज लाई थी प्रत्यक्ष जो सामने जनता की रखी थी और सरकार के सामने कि देखिए इससे क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी, और इनकी मतलब कोशिश की वजह से उस प्रोजेक्ट को सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो हो सकता है कि पूछ दे आपसे कि जानकी अम्माल का संबंध किससे है, और दे दे कि ये मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जंतु वैज्ञानिक हैं, और हमें ना मालूम हो, तो हमारा प्रश्न जो है छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उनके बारे में सेम वही चीज़ें लिखी गई है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो यह चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से हमने उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे देख लिए। तो मैं आपको एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और मैं आपसे अपनी भी जिज्ञासा जाहिर करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो उचित लगती है, मेरी कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच बेशक शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।